वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं नाभिक के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि नाभिक के प्रकार पढ़े हैं, जिस प्रकार से सम न्यूट्रॉनिक था, समभारिक था, तो सम आयतनिक था, और ये प्रतीप या दर्पण नाभिक था, आइसोमर थे। तो ये नाभिक के प्रकार थे जिनको हमने अच्छे से जो है लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो नाभिक का आमाप यानी कि न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो नाभिक का आमाप यानी कि न्यूक्लियर साइज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो न्यूक्लियर साइज को देखते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो नाभिक होते हैं मोस्टली उनको हम लोग गोलाकार लेकर के चलते हैं। जो मोस्टली नाभिक होते हैं वो गोलाकार होते हैं, उनको हम गोलाकार लेते हैं, और कुछ दीर्घवृत्तीय रूप के अंदर भी होते हैं। और जो नाभिक की हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो नाभिक की त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। किसी भी नाभिक की अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है तो त्रिज्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला रहता है, R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। यहाँ पर जो R है वो नाभिक की त्रिज्या है, जो R नोट है वो एक नियतांक है यानी कि एक कांस्टेंट है। तो और जो A है वो है इसकी जो द्रव्यमान संख्या की हम बात करते हैं। जिस प्रकार से हम लास्ट क्लास के अंदर देख के आए हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम यदि रिप्रेजेंट करें तो वो ZX A से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, और जो यहाँ पर Z था वो परमाणु क्रमांक यानी कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉनों की संख्या थी उस तत्व के अंदर, और X था वो तत्व का नाम था एलिमेंट का। और जो A की हम बात करें, जो A था, A यहाँ पर जो है वो द्रव्यमान संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम किसी एलिमेंट को शो करते हैं, इस प्रकार से किसी तत्व को प्रदर्शित किया जाता है उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को लिखते हुए। तो A जो है यहाँ पर वो द्रव्यमान संख्या है जिसकी पावर 1/3 है। हम बात करते हैं R नोट की। R नोट जो है यहाँ पर वो एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, और कांस्टेंट इसका जो मान रहता है R नोट का वो 1.2 फर्मी या फिर फेम्टोमीटर भी कहते हैं इसे। तो 1.2 फर्मी या फिर 1.2 फेम्टोमीटर होता है। और जो फेम्टोमीटर की हम यदि बात करें वो किसके बराबर होगा, तो जो R नोट की वैल्यू है यहाँ पर 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल हुई। यानी कि जो एक फर्मी हुआ या फिर एक जो फेम्टोमीटर हुआ वो 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होता है। तो R नोट जो है ये कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी या फिर 1.2 फेम्टोमीटर होती है, और जो एक फर्मी है या फिर एक फेम्टोमीटर है वो 10 की पावर -15 मीटर के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो ये नाभिक का यदि हम आकार की बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है, इससे हम किसी भी नाभिक की जो त्रिज्या है उसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। हम इसको फॉर एग्जांपल देखें, यदि एक हम एग्जांपल देखते हैं इसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा कि फॉर एग्जांपल 13 एल्यूमिनियम 27 है। इस नाभिक की जो त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है हमें कि एक जो एलिमेंट है वो तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर 13 होता है और जो एटॉमिक मास है वो 27 है। तो 13 एल्यूमिनियम 27 जो एक न्यूक्लियस गिवन है, इस न्यूक्लियस के लिए हमें रेडियस फाइंड करनी है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी देखेंगे हम। इसको फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, R इज इक्वल टू आर नोट A की पावर 1/3। हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करें, R इज इक्वल टू आर नोट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁻15 यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होती है। और हम बात करें A की, A जो होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या जो इसके लिए हमें दिखाई जा रही है वो 27 है, एल्यूमिनियम के लिए 27 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 27 की पावर 1/3। तो हम आगे इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं,
R इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻15, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 कि जो 27 होता है वो 3 का घनमूल हुआ, 3 को 3 बार लिखें तो वो 27 आ जाता है, यानी कि 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम 27 को। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो जो R की वैल्यू आ रही है 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर कि जो एल्यूमिनियम का नाभिक है उसकी जो त्रिज्या रहेगी वो 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 3.6 फर्मी या फिर 3.6 फेम्टोमीटर भी हो सकती है। तो ये तीनों ही प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के नाभिक की जो त्रिज्या है 3.6 फर्मी, 3.6 फेम्टोमीटर या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो सकती है। तो मोस्टली जो नाभिक हुए वो गोलाकार होते हैं, बट कुछ कुछ जो होते हैं वो दीर्घवृत्त भी हो सकते हैं। तो जो नाभिक की त्रिज्या ज्ञात की जाएगी R इज इक्वल टू R नॉट A⁻1/3 से फाइंड की जाएगी, ज्ञात की जाएगी। यहाँ पर जो R नोट रहेगा वो एक नियतांक होगा, एक कांस्टेंट होगा, और जिसका जो मान है वो 1.2 फर्मी फेम्टोमीटर या फिर 10⁻⁻15 मीटर इंटू में हुआ, यानी कि 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर के इक्वल हुआ। ए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है और इसको हमने अप्लाई किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो हम इसको इस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो जो कोई भी गिवन नाभिक होगा उसकी हम त्रिज्या को ज्ञात कर पाएंगे। फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है नाभिक का आयतन। तो अभी हमने देखा कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो किस प्रकार से ज्ञात की जा रही थी, R इज इक्वल टू R नोट A⁻1/3। तो इस फॉर्मूले से जो है हम किसी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका साइज ज्ञात कर सकते हैं, और फिर हम बात करते हैं उसके आयतन की, वॉल्यूम की। तो उस नाभिक का जो आयतन ज्ञात किया जाएगा वो देखें हम लोग, नाभिक का आयतन यानी कि न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो इसकी आयतन की यदि हम बात करें न्यूक्लियस के, वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि जो एक नाभिक है उसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R, कि नाभिक जो है हम एक गोलाकार नाभिक लेते हैं, उस नाभिक की यदि हम त्रिज्या की बात करें तो वो यदि कैपिटल R है और गोलाकार नाभिक है, तो हम अच्छे प्रकार से जानते हैं, हम छोटी कक्षाओं में ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि जो गोला होता है, गोले का जो आयतन है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि 4/3 पाई R क्यूब। और V यहाँ पर नाभिक का वॉल्यूम है, नाभिक का आयतन है, और पाई 4/3 पाई कांस्टेंट R की बात करें तो R इस गोले की, गोला मीन्स यहाँ पर नाभिक लिया जा रहा है, और नाभिक की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो हम देखे हैं कि लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए R इज इक्वल टू R नोट A⁻1/3। ये बात हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो इस फॉर्मूला से निकाली जाती है। तो हम चाहें तो यहाँ से R की वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पटक देंगे, तो यहाँ पर जो आयतन आएगा नाभिक का वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 4/3 पाई R। R की वैल्यू को यदि हम पुट करें तो R नोट A⁻1/3, और पूरे की जो पावर है यहाँ पर वो कितनी है, 3 है, तो हमने पूरे की पावर 3 किया है। हमने सिर्फ यहाँ पर R की वैल्यू को पुट किया, R मतलब नाभिक की त्रिज्या है, मतलब नाभिक कौन, एक गोला, एक गोलाकार नाभिक है, उसकी त्रिज्या कैपिटल R, और जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी लास्ट टॉपिक में ये होती है। इस वैल्यू को हमने डायरेक्ट इस R की जगह पर पुट किया है आयतन के फॉर्मूला में। तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई, हम पावर 3 है तो इसको ओपन करें, R नोट की पावर 3, और आगे देखें A⁻1/3, तो 3 से 3 कैंसिल रहेगा, तो A जो है वो सिंगल बचेगा, यानी कि V इज इक्वल टू 4/3 पाई A R नोट की पावर 3। तो ये किसी भी नाभिक का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं, और यदि नाभिक जो है वो कैसा हो, गोलाकार हो, और R जो रहेगी यहाँ पर उस नाभिक की त्रिज्या है। R नोट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1.2 फर्मी होता है, या फिर इसको हम फेम्टोमीटर भी कहते हैं,
और या फिर ये 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर भी होता है। तो आर नोट जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट मान है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। हमें किसी भी नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और यदि उस नाभिक के आयतन की बात करें, हम वॉल्यूम निकालें उसका, तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। 4/3 कांस्टेंट पाई 3.14 या 22/7 पुट कर सकते हो, और ए जो होगा उसका द्रव्यमान संख्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी अभी 13 एल्यूमिनियम 27 की, कि जो एल्यूमिनियम था उसके नाभिक की हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर रहे थे। तो यहाँ पर जो ए था वो 27 होगा, और जो आर नोट होगा वो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होगा। तो V जो है उस नाभिक का आयतन आ जाएगा। नाभिक का आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर कौन सा नाभिक रहेगा? एल्यूमिनियम का, और पीछे 3.6 फेम्टोमीटर या फिर फर्मी या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हम नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं। कौन सा नाभिक था? एल्यूमिनियम का, और उसका आयतन ज्ञात करेंगे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से नाभिक की त्रिज्या और आयतन को हम ज्ञात कर सकते हैं यदि नाभिक जो गोलाकार और आर त्रिज्या का हो। आगे हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई या फिर परमाणु द्रव्यमान मात्रा। तो हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक की बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या रहेगा। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणुवीय या फिर नाभिक की बात करते हैं हम लोग, इनका जो द्रव्यमान की बात करते हैं मोस्टली 10⁻⁻25 किलोग्राम से 10⁻⁻27 किलोग्राम तक रहता है। परंतु इतना जो छोटे मात्रक यूज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, व्यवहारिक रूप से उपयोग में नहीं आ पाते हैं। तो 10⁻⁻25 किलोग्राम या 10⁻⁻27 किलोग्राम ये जो नाभिक रहते हैं, परमाणु या नाभिक हैं, इनका जो द्रव्यमान रहता है ये व्यवहार के अंदर इतने छोटे मात्रक जो होते हैं नहीं होते हैं। इतने छोटे मात्रकों को यूज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो पाता। परंतु इनका जो वेट करना हो, मास को फाइंड करना हो, तो एक इनसे छोटा मात्रक यूज किया जाता है जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, यानी कि AMU मात्रक होता है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं जिसे हम। अब बात आती है एटॉमिक मास यूनिट की। ये तो हम क्लियर कर चुके हैं कि परमाणु या नाभिक का जो इनका द्रव्यमान रहता है -25, 10⁻⁻25 से 10⁻⁻27 किलोग्राम तक रहता है। परंतु व्यवहार में इतना छोटा मात्रक यूज कर पाना पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाता है लैब के अंदर। तो इसीलिए हम लोग एक छोटा मात्रक यूज करते हैं जो कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू को दे पाए, जो नाभिक का हम लोग जो है द्रव्यमान ज्ञात कर पाएँ या फिर परमाणु का। तो इसके लिए एक छोटा मात्रक यूज किया जाता है जिसे AMU मात्रक कहते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU मात्रक होता है। अब बात आती है AMU होता क्या है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक या फिर एटॉमिक मास यूनिट है क्या। तो हम बात करते हैं कार्बन परमाणु की। कार्बन की यदि बात की जाती है तो 6C12 से डिनोट किया जाता है। हम बात करते हैं एक AMU की। यदि हम बात करते हैं एक यूनिट जो है, एक AMU जो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है, हम उसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, कैसे उसकी वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे। तो एक यूनिट की बात करते हैं हम, इसकी एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की बात करते हैं। तो हमने लिया कार्बन परमाणु। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है इसका, 12 एटॉमिक मास हुआ। तो 6C12 जो है यानी कि कार्बन परमाणु है। तो कार्बन परमाणु की यदि बात की जाए
तो इसका नाभिक नहीं लेना हमें, हम बात करते हैं परमाणु, कार्बन का परमाणु नोट नाभिक। तो एक यूनिट जो है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा किसके इक्वल आया कि कार्बन परमाणु जो है, कार्बन परमाणु नोट नाभिक, हम नाभिक नहीं ले रहे हैं, इसका परमाणु। तो जो 6C12 जो परमाणु है, 6C12 परमाणु का द्रव्यमान अपॉन बर, यानी कि जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा होगा उसे हम 1 AMU के इक्वल रखते हैं, एक यूनिट के इक्वल होता है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बराबर होता है। तो जो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका जो 12वें भाग की बात करें, हम 12 का डिवाइड करें तो कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है वो 1 AMU यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। हम इसकी वैल्यू को जब फाइंड करें, एक यूनिट या 1 AMU की जो वैल्यू है वो कार्बन परमाणु 12 का जो द्रव्यमान होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होता है, और हम इसमें डिवाइड करने जा रहे हैं 12 का, यानी कि कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका हम 12वां भाग ले लें, यानी कि 12 का डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू आएगी एक AMU की वैल्यू होगी, अर्थात 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये जो वैल्यू है वो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है। तो जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। कि जो मात्रक होते हैं ये व्यवहार में इतने छोटे को यूज़ में ले पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसके लिए हम छोटा मात्रक एक यूज़ कर लेते हैं कि AMU, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, जो होती क्या है कि जो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान रहता है उसका जो 12वां भाग कर दिया जाए तो जो वैल्यू आती है वो 1 AMU की वैल्यू होती है, एक परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू रहेगी। तो जो कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम होता है, और इसमें डिवाइड करेंगे हम 12 का, तो ये 12वां भाग कर देंगे तो ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है, जो कि क्या होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक की वैल्यू होती है। तो फिर हम देखते हैं कि जो अभी हमने एक यूनिट की वैल्यू फाइंड की है, जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक की वैल्यू ज्ञात करी है, वो क्या थी हमारे पास कि एक यूनिट की जो वैल्यू आई थी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये इस प्रकार से कुछ वैल्यू आई थी, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितने किलोग्राम के बराबर होता है। और फिर हम बात करते हैं कि इस एक परमाणु जो द्रव्यमान है इसमें ऊर्जा कितनी होती है, कि जो इतना अगर उसके अंदर मास है तो उसमें ऊर्जा कितनी होगी उस नाभिक के लिए। तो ऊर्जा की यदि हम बात करें तो जो फॉर्मूला होता है E = mc², कहाँ से देखा हमने इसको, आइंस्टीन की प्रकाश, जो आइंस्टीन का फॉर्मूला होता है, आइंस्टीन का जो है फॉर्मूला प्रकाश विद्युत समीकरण वैसे भी बोली जाती है, तो E = mc² होती है। तो E यहाँ पर ऊर्जा, m द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग जो एक यूनिट है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, एक एटॉमिक मास यूनिट है, वो कितनी ऊर्जा के इक्वल होता है वो चीज़ हम ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर वैल्यू पुट की जाए तो m यानी कि मास, वो मास था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और c प्रकाश का वेग होता है, वैसे 2.99 होता है बट हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड पुट करते हैं, स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर किया है, और इतने जूल के अंदर ये वैल्यू आएगी किसकी, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है,
उसकी जो ऊर्जा होती है वो इतने जूल रहती है। बट हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि कन्वर्ट करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻90 का हम डिवाइड कर देते हैं। ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 10⁻⁻19 का डिवाइड करते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 10⁻⁻19 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बातें हम पढ़ के आ चुके हैं। विद्युत विभव जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था उसके अंदर जो हमने एनर्जी को फाइंड किया था कुछ इस प्रकार से जो है वो ज्ञात हो चुकी है पहले ही। तो यहाँ से जो E की वैल्यू आने जा रही है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यानी कि जो एक यूनिट होती है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक है, उसकी जो ऊर्जा है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हम सुविधा के लिए इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं, जो मोस्टली जगह यूज किया जाएगा कि एक AMU जो है, एक यूनिट जो है, उसकी ऊर्जा कितनी होती है। एग्जैक्ट की बात की जाए तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और यदि हम इसकी सुविधा के लिए जो लेते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट्स की यदि बात करेंगे, उस पोर्शन के अंदर इसकी जो वैल्यू लगभग जो यूज़ की जा रही होगी वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ की जाएगी। ये हम सुविधा के लिए, कैलकुलेशन सुविधा के लिए हम ऐसा यूज़ करते हैं। बट जो एक यूनिट होती है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बट लेते कितनी है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। तो ये तो एक यूनिट था, एक AMU था, उसका मास की बात करी जाए तो इतना होता है। और यदि हम उसकी ऊर्जा की बात करें कि उसके अंदर ऊर्जा कितनी होती है, तो बेटा उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो इतनी होगी। तो ये हमने मास भी ज्ञात कर लिया और ये हमने उसकी एनर्जी जो है, उसकी ऊर्जा को भी ज्ञात कर लिया है। फिर हम बात करते हैं द्रव्यमान क्षति की, यानी कि मास डिफेक्ट। तो जो द्रव्यमान क्षति है, मास डिफेक्ट है, वो क्या होता है देखते हैं। द्रव्यमान क्षति किस प्रकार से हो कि हम बात करने जा रहे हैं, किसी नाभिक की बात करते हैं हम लोग। तो नाभिक की बात करें तो जैसे ये कोई परमाणु है, इसका ये नाभिक होता है, तो किसी नाभिक की जो हम द्रव्यमान की बात करते हैं वो कैपिटल M है। 1H1 हाइड्रोजन के लिए बात करें तो 1H1 हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी लगभग जितने भी नाभिक हैं, शेष नाभिक हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। 1H1 यानी कि हाइड्रोजन का जो 1H1 है, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी हम जितने भी नाभिक की बात करेंगे, शेष नाभिक बच जाते हैं, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसे हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि जैसे ये नाभिक लिया हमने, ये एक नाभिक है, इस नाभिक का हमने द्रव्यमान नापा, वो कैपिटल M है, और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान मापा जाए और फिर नाभिक का द्रव्यमान मापा जाए तो दोनों का बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाभिक का जो द्रव्यमान है, नाभिक तो न्यूक्लियॉन से ही तो मिलकर बन रहा है ना, तो न्यूक्लियॉन्स का यदि हम द्रव्यमान मेजर करें तो वो नाभिक के द्रव्यमान के इक्वल आना चाहिए। बट प्रयोगों में ऐसा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान की बात करें, समीशन M लिया हमने, न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, हम इसको निकालते हैं। कैसे निकाला जाएगा न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान? तो देखते हैं हम इसको। समीशन M की वैल्यू यदि हम निकालें तो कैसे निकाली जाएगी कि समीशन M इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि कोई भी नाभिक है,
नाभिक के अंदर हम बात करते हैं प्रोटोनों की संख्या की। यदि किसी नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो Z है और न्यूट्रॉन है वो कैपिटल N है। Z तो प्रोटॉन हुए और N क्या हुए, उस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन हुए। तो यदि एक प्रोटॉन जो की बात करते हैं उसका जो मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन है MP, तो Z का कितना होगा, ZMP। यानी कि एक का MP तो दो का 2 इंटू MP, 3 का 3 इंटू MP। फॉर एग्जाम्पल कोई पेन 5 रुपए का है, एक पेन, तो 2 पेन 5 इंटू 2 10 के। 4 पेन की बात करें 5 इंटू 4 यानी कि 20 के। तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो MP होता है और नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, Z, तो उनका द्रव्यमान कितना हुआ, ZMP हुआ। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। क्यों, क्योंकि समीशन M जो है वो टोटल नाभिक का द्रव्यमान है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियंस का जो द्रव्यमान है, और न्यूक्लियंस मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि दोनों का द्रव्यमान मिलाएंगे तो कुल नाभिक का द्रव्यमान आएगा, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ जाएगा। तो अभी तो हमने प्रोटॉन का ज्ञात किया है, फिर न्यूट्रॉन का ज्ञात करेंगे। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है बच्चों Mn, और यदि न्यूट्रॉन कितने N, तो N का कितना होगा, N इंटू Mn। टोटल यदि हम मास की बात करते हैं, न्यूक्लियनों का जो कुल द्रव्यमान की बात करते हैं, प्रोटोनों का द्रव्यमान कि इस नाभिक में कुल कितने प्रोटॉन हैं, तो उनका द्रव्यमान ज्ञात किया तो इतना आया, और कुल कितने न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान ज्ञात किया तो इतना आया। प्रोटोनों और न्यूट्रॉन, सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जोड़ दिया जाता है तो कुल उस न्यूक्लियंस का द्रव्यमान आ जाता है, उस नाभिक का द्रव्यमान आ जाता है। तो ये समीशन M को हमने ज्ञात किया है। और यदि हमने वैसे नाभिक का द्रव्यमान यदि हमने देखा, वैसे मतलब कोई एग्जांपल ले रहे थे कि 2He4 होता है, तो वैसे जो इसका कैपिटल M आ पा रहा है तो बच्चों वो 4 आ रहा है, बट हम ऐसे ज्ञात कर पा रहे हैं तो वो कुछ और आएगा, यानी कि रियल में। बट हम देखें तो क्योंकि वो भी नाभिक का ही द्रव्यमान है और नाभिक प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियन से मिलकर बना है, तो इनके जो द्रव्यमान है वो इक्वल आने चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं हो पाता है कि प्रयोगों में इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M इन न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम आता है। यही जो द्रव्यमान का डिफरेंस आया है इसे ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। यानी कि हम यदि इसको देखते हैं तो ये क्या बन पाता है, इसका जो फॉर्मूला है, यानी कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया डेल M से। डेल M मीन्स मास में परिवर्तन, मास में चेंज, द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। कैसे ज्ञात हुआ, समीशन M माइनस कैपिटल M। ये जो फॉर्मूला रहेगा द्रव्यमान क्षति का रहेगा। द्रव्यमान क्षति जो है वो कुछ इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, यानी कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान जो है हमने ज्ञात किया। न्यूक्लियंस का द्रव्यमान मीन्स नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है उनका द्रव्यमान। हम देखें तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, MP यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, और यदि Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का MP है बच्चों, तो Z प्रोटॉन का कितना होगा, तो ZMP होगा। एक न्यूट्रॉन का मास Mn है और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर N, तो N का N इंटू Mn। और यदि हम बच्चों कुल जो द्रव्यमान की बात करेंगे तो प्रोटोनों का कुल प्रोटोनों का और कुल न्यूट्रॉनों का यदि द्रव्यमान जोड़ दिया जाएगा तो नाभिक का कुल द्रव्यमान आ जाएगा, कुल न्यूक्लियनों का मास ज्ञात हो जाएगा। तो जो कि इस प्रकार से है। और वैसे हम देखें तो जो नाभिक का द्रव्यमान हम देखते हैं थर्ड, जैसे 2He4 है तो ये 4 जो है कैपिटल M, तो नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। यही जो डिफरेंस आ पा रहा है कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान ज्ञात किया इस फॉर्मूले से, तो वो समीशन M, और ये जो इसका द्रव्यमान होता ही है हम ज्ञात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो होता है, जैसे 2He4 एल्यूमिनियम का 13, एल्यूमिनियम 27 था, तो जो वहाँ पर 27 था वो इसका ज्ञात जो द्रव्यमान है कैपिटल M, वो इनके द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। यही जो द्रव्यमान के अंदर क्षति आती है इसे हम द्रव्यमान
क्षति कहते हैं। और हम चाहें तो इसको कुछ इस प्रकार से भी बच्चों आप लिख सकते हो कि समीशन m की जो वैल्यू है वो ZMP प्लस कैपिटल MN और माइनस में कौन रहने वाला है, कैपिटल M, यानी कि उस नाभिक का द्रव्यमान। तो डेल M जो है द्रव्यमान क्षति, कितना उसके अंदर लॉस हो रहा है वो आप ज्ञात करोगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। कि देखेंगे नाभिक किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं, और न्यूक्लियॉन्स का यदि हम मास देखें, द्रव्यमान देखें, वो इस नाभिक के जो द्रव्यमान के इक्वल आना चाहिए। बट रियलिटी में, प्रयोगों में ऐसा नहीं हो पाता कि जो इसका कैपिटल M है वो इनके न्यूक्लियनों के समीशन M से कुछ कम प्राप्त होता है। यही जो अंतर आ रहा है, यानी कि कौन सा अंतर, समीशन M माइनस कैपिटल M का, इसे ही हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो इसको हम ज्ञात किया, इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, इस प्रकार से जो है इसका ज्ञात किया जा सकता है। इसकी द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, किसी भी नाभिक की द्रव्यमान जो क्षति होती है वो उसका जो नाभिक का द्रव्यमान और न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का जो अंतर है उसे ही हम उसकी द्रव्यमान क्षति यानी कि उस न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट कहलाता है।